ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आज हमारे बीच उपस्थित हैं संपूर्ण देश में जल योद्धा के रूप में जाने और पहचाने वाले माननीय उमाशंकर पांडे जी। सर, आपका रेडियो दस्तक के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जल संरक्षण की दिशा में संपूर्ण देश में आपने जो बड़े काम किए हैं, जो महनीय कार्य किए हैं, उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपके कार्यों की प्रशंसा की है। आपको नीति आयोग की भूजल संरक्षण समिति में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मनोनीत किया है और देश के कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे व्यक्तित्व आज रेडियो दस्तक के इस स्टूडियो में हैं। हम आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बुंदेलखंड जैसा एक सूखा क्षेत्र और जल बचाने के लिए आपका जो जुनून था, आपकी जो एक जिद थी, जो सबने देखी, और उसी का परिणाम था कि बुंदेलखंड के पत्थरों के बीच से आज पानी की धाराएं बह रही है और सिर्फ धाराएं नहीं बह रही बल्कि फसल भी लहलहा रही है। तो ये जो चमत्कार किया वो आपने कैसे किया, इसके पीछे क्या चुनौतियां रही, ये सब आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। मेरा जैसा कि मानना है, जल में जीवन है, जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारा जल संरक्षण का मंत्र है खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। हमने बगैर सरकार की सहायता के समुदाय के आधार पर पुरखों की जो परंपरागत जल संरक्षण विधि थी जी, उस आधार पर बगैर सरकार की सहायता के हमने पानी बचाने का काम शुरू किया। नौजवानों के साथ मिलकर किया, पुरखों से हम लोगों ने सीखा जी। और आज बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाता था, रोज बांदा से चित्रकूट मालगाड़ी से पानी जाता था जी जी जी, मुझे खुशी है और प्रसन्नता है कि मैंने किसानों के साथ मिलकर जो अभियान चलाया, नौजवानों के साथ मिलकर अभियान चलाया, उस सूखे बुंदेलखंड में जहां गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए राजापुर में चित्रकूट के, वहां से मालगाड़ी में धान आ रहा है जी जी। तो इससे बड़ी मेरे किसान साथियों का जो बल है और पानी का जो बेटा है वो पेड़ है। तो मेरा जो मंत्र है खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, इस अभियान को हमने समुदाय के साथ मिलकर के शुरू किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अपने रेडियो दस्तक के श्रोताओं को कि हमारे इस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में सम्मिलित किया और देश के प्रधानों को उन्होंने जब पत्र लिखा पानी के लिए कि परंपरागत तरीके से पानी रोकें, देश भर के 2.5 लाख प्रधानों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्र लिखा। पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने सीधे प्रधानों को पत्र लिखा पानी रोकने के लिए और उन्होंने कहा है कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीकों को अपनाएं। वाह, तो ऐसे जल योद्धा के रूप में आज हमारे बीच में माननीय उमाशंकर पांडे जी उपस्थित है। सर, शहरों में या महानगरों में जो जल की स्थिति है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है क्योंकि जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है जी कि पानी बचाना सरकार का काम नहीं है। हाँ। और ना पानी बचाने का काम सदियों से सरकार का रहा है जी। समाज ने तालाब, नदियां, कुएं, नाले, जलाशय समाज ने बनाए थे और समाज ही उनकी रक्षा करता था जी। गांव में, मैं गांव की बात करूंगा, शहर में आपने अच्छी बात कही है। शहर बेसिकली गांव से आवश्यकताओं के लिए जो लोग नगर की ओर आते हैं उसे शहर कहते हैं। हाँ। शहर में सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं जी। ऐसा गांव में अलग अलग, किसी गांव में दूध अधिक है तो किसी गांव में चीनी अधिक है, तो किसी गांव में गुड़ अधिक है, तो किसी गांव में गेहूं अधिक है, किसी में धान अधिक है जी। इन सब का समूह जहां इकट्ठा होता है, इन चीजों वस्तुएं मिलती हैं, वो शहर होता है जी जी। शहर में एक संस्कृति थी जो खत्म हो गई। शहर में हमारे पहली संस्कृति थी कि भाई साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, लोग शहर से सीखने जाते थे जी। आज लोग गाँव सीखने आ रहे हैं, गांव देखने जा रहे हैं, सीखने। पॉलीथीन, जो पॉलीथीन की बीमारी हमारे यहाँ गई, हमारे यहाँ जो शहर की स्थिति है, नालियां जाम हो गई हैं, सारा सीवर लाइनें नदियों में जा रही हैं। नदियां पवित्र थी, नदियों की पूजा होती थी,
हमारे यहाँ कुएं की पूजा होती थी, जब बच्चा पैदा होता तो कुएं की पूजा होती थी जी। माँ कहा गया है, नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। और आज आप दिल्ली से निकलिए, दिल्ली से आप आइए जमुना मैया में आचमन नहीं कर सकते आप जी। इतनी गंदगी है जी, जी। इसके बावजूद भी सरकार हमारी प्रयास कर रही है। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, भारत के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय राष्ट्रपति जी, पूरा देश चिंतित है नदियों को लेकर के। लेकिन चिंतित से ज्यादा हमें चिंतन करना पड़ेगा और चिंतन को जमीन में उतारना पड़ेगा। क्या बात हमारे प्रधानमंत्री रात दिन चिंता करते हैं और वो जाते भी हैं। हाँ। और इस बीच में काफी अच्छे प्रयास हुए भी हैं। जी जी, मतलब सरकारी योजनाओं पर निर्भरता तो ठीक है, वो नहीं हो, लेकिन जागरूकता होना बहुत जरूरी है लोगों में, ये आपने बात कही है। सर, भारत की जो पवित्र नदियां हैं वो निरंतर प्रवाहित बनी रहे, ये एक बहुत बड़ी अपेक्षा भी है, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती भी है जी। आज उज्जैन के रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आपका आगमन हुआ है और ये उज्जैन नगरी भी शिप्रा के तट पर बसी है, तो शिप्रा भी निरंतर प्रवाहमान बने रहे, इसके लिए आप कोई योजना सुझाना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है, उज्जैन जो महाकाल की नगरी है वो भारत की कर्क रेखा है जी। पूरी दुनिया का जो गणना अंकन किया जाए वो उज्जैन से शुरू होता है। माँ छिप्रा के दर्शन, माँ छिप्रा स्वयं में गंगा है जी जी। और माँ छिप्रा के अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत दिनों प्रधानमंत्री जी उज्जैन और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का उन्होंने लोकार्पण किया था। और वहां का जो सरोवर है पहले बहुत गंदा रहता था, लेकिन आज उज्जैन का वो सरोवर जो मंदिर के समीप है वो बड़ा साफ है जी। इसी प्रकार के जो उज्जैन के जो नागरिक हैं जो रेडियो दस्तक को सुन रहे हैं या जो छिप्रा मैया को लेकर चिंतित हैं, उन सबको एक मंच पे आना पड़ेगा और हमको जमीन से जहां से माँ छिप्रा शुरू होती हैं और जहां माँ छिप्रा का विश्राम होता है, उन दोनों जगह के बीच में अभी उतनी गंदी नदी नहीं है छिप्रा जी जी, जितनी देश की अन्य नदियां गंदी हैं। अन्य नदियों की अपेक्षा छिप्रा मैया बहुत साफ है, लेकिन और साफ रखना है, क्योंकि यहाँ देश दुनिया का व्यक्ति आता है और ये मॉडल बने। इसके लिए हमें समुदाय में तैयार होकर के और एक एक मैं ऐसा मानता हूँ 100 मीटर हम लोग ले लें सफाई अभियान में और 100 मीटर को आगे बढ़ते हुए जहां जहां से छिप्रा मैया जाती हैं वहां के गांव के लोग मिलें, समुदाय के लोग मिलें। जैसे हमारे पुरखे पहले नदियां को, जैसे हमारे पहली नदी किसने खोदी, पहली हमारी जो नदी उतार के लाए वो महाराज भागीरथ लाए। तो हमारे जो पहले जल योद्धा हैं वो महाराज भागीरथ हैं और उनके साथ 60,000 लोगों ने, जो 60,000 आम जनता थी, उन्होंने गंगा मैया को रास्ता बनाया जाने के लिए। जी जी, जो लोग माँ अवतरित हुए हैं वो हिमालय से आई हैं, लेकिन गंगा सागर तक गई हैं, तो जहां माँ के जाने में अवरोध हो रहा था उन 60,000 लोगों ने अपने को गंगा मैया को समर्पित किया। इसीलिए महाराज सागर के 60,000 पुत्र माने जाते हैं। दूसरे बड़े योद्धा हुए हमारे देश में महाराज भोज, जिन्होंने भोपाल ताल भारत का नहीं बल्कि एशिया के द्वीपों का सबसे बड़ा तालाब बनाया, 65,000 हेक्टेयर में तालाब बनाया, 65 जो जल स्रोत उनको जोड़ा। और तीसरे जो हमारी जल योद्धा हुई है भारत में वो महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना क्षेत्र में लाखों तालाबों का निर्माण किया। फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत काम किया। तो हमको सबको मिलकर के, जैसे हम पहले क्या करते थे पूर्वज हमारे, कि जो कुआं खुद बनाते थे, कुएं के पास एक छोटा मंदिर बनाते थे, वहां एक पेड़ लगाते थे और एक रस्सी बाल्टी डालते थे, लोग पानी पीते थे। जब बच्चे की शादी होती थी तो कुआं का पूजन होता था, जब बेटा पैदा होता था तो कुआं का पूजन होता था। नदियों में हम जाते थे, स्नान करते थे, आरती करते थे, उनका पूजन करते थे। हमें फिर उन नदियों को पूजन के लायक बनाना होगा। क्यों? वर्षा के दिन भी कम हो रहे हैं, वर्षा के दिन कम हो रहे हैं, जल और वायु दोनों का परिवर्तन हो रहा है। जो बरसात हमको जुलाई में होती थी वो अक्टूबर तक हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है। तो हमको इसको रोकने के लिए पेड़ लगाने होंगे। और जैसा मैं जो रेडियो दस्तक के श्रोता सुन रहे हैं, मैं आप सबके माध्यम से इस बात की अपील करता हूं कि वे अपने मेड़ों पर वर्षा की बूंदें जहां गिरें वहीं रोकें। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है रेडियो दस्तक के श्रोताओं को। और सर, एक अच्छा संजोग भी है, आज देश में जो जल सप्ताह मनाया जा रहा था, आज उसका सुखद समापन भी हो रहा है और इसी महत्वपूर्ण संयोग पर आज आपका इस स्टूडियो में आगमन हुआ है। सर, इस संयोग पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा संयोग मानता हूँ, महाकाली कृपा से मुझे संयोग मिला है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो जल सप्ताह का उद्घाटन किया और जो महामहिम जी ने अपने उद्बोधन में कहा
है जी कि हमें पानी को प्रसाद के रूप में लेना होगा। जी पानी को हमको जल को धन के रूप में बचाना होगा, और पानी अपने लिए आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाना होगा। और हमारे भारत में नहीं, दुनिया में जल संकट है। जहां जिन देशों में कहते ठंडे देश कहे जाते थे, वहां लोग गर्मी से मर रहे हैं। तो हमको पानी का संकट, और दुनिया हमसे आशा करती है। दुनिया में जब जब भी जरूरत पड़ी है तो भारत से आशाएं लोगों ने की हैं। तो जो दुनिया है वो भारत की तरफ देख रही है। मेरी पिछले दिनों जो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं फ्रांस, यहाँ के किसान भी मेड़बंदी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैं भी अहमदाबाद में वहां मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो मेड़बंदी आप हिंदुस्तान में करते हैं, हाँ। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ऐसा हमको भी बताइए कि हम भी अपने देश में पानी रोकने का इंतजाम करें। इजराइल के लोग मेरे गांव आए, उन्होंने मेरे यहाँ देखा है, और इजराइल ने भी इस जो पुरानी पुरखों की पद्धति थी मेड़बंदी की, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ को, उसको मान्यता दी, और उसको दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन विधि है ये। जी 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 सर, थोड़ा सा ये भी प्रकाश डालिए कि जलग्राम की जो बातें होती है, जलग्राम क्या है, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जखनी के मॉडल पे भारत सरकार ने 1050 जलग्राम बनाए हैं जी, और जखनी ने आज तक कोई अनुदान नहीं लिया है। किसानों ने काम किया है, और मेड़बंदी यज्ञ अभियान पूरे देश में एक तरीके से लागू हुआ। जल जीवन मिशन भी जखनी मॉडल पर है, अटल भूजल योजना भी जखनी मॉडल पर है जी। और जिलाधिकारी बांदा ने पहले 470 ग्राम पंचायतों इस मॉडल को लगाया जी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 80,000 गांव में इस मॉडल को लगाने के लिए उपयोगी माना। नीति आयोग ने माना, जल जीवन मिशन ने माना, जल शक्ति मंत्रालय ने नारा दिया, हर गाँव बनेगा जलग्राम। तो हमको मिलकर के अपने गांव को जलग्राम बनाना है और पानीदार बनाना है। सर, एक प्रमुख बात यह भी है कि उज्जैन एक धार्मिक शहर है, और जल का भी अपना एक धार्मिक महत्व है। तो आप जल के धार्मिक महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने बहुत सही बात कही। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है जी। पानी को देवता कहा गया है जी, वरुण देव कहा गया, मेघ देवता कहा जाता है। हमारे जब जीवन शुरू होता है, इसी देवता से हमारा रिश्ता हो, जो जागृत देवता जो दिखता है जी। जब हम पैदा होते हैं तो हम पानी से नहवाए जाते हैं। जब हमारा अंतिम दिन होता है तो पानी से होता है। जब पिंडदान होता है वो भी पानी, गया जी लोग जाते हैं तो वो काहे से होता है? पानी से होता है। वहां भी पानी का, वहां कुसा और पानी वहां भी होता है जी। जब हम कलश यात्रा निकालते तब भी कलश में पानी होता है, मिट्टी और पानी जी। वहां भी मिट्टी पानी है, प्रकृति का ही साथ है जी। इसके बाद जब हमारे समाज में, परिवार में नई बहू आती है जी, तो बहू आती है, नया जीवन शुरू होता है। दो अलग अलग जगह जन्मे हुए भारत के नागरिक एक साथ मिलते हैं तो किससे कौन साक्षी होता है? पानी, जल ही साक्षी होता है जी। भावरें जब पड़ती हैं तो वहां लड़का और लड़की दोनों बैठते हैं जी, तो हाथ में उनके कुसा और पानी से ही उनका साक्षी होता है। माने सारा जीवन जो विवाह का जीवन है वो पानी से शुरू होता है जी, और जी। साक्षी कौन होता है? जल ही साक्षी, जल ही साक्षी होता है। जब हम पूजा करके उठते हैं तो क्या डालते हैं? अपने नीचे जल डालते हैं कि हमारी राक्षसों से रक्षा करें जी जी। कुआं का पूजन कोई सामान्य बात नहीं है जी। तमाम हमारी जो बहनें हैं वो उलहना कुआं ही लेता है जी जी। घर की जो समस्याएं होती है तो चारों बहनें मिलकर कुएं पे पानी भरने जाती हैं जी। तो आपस में जब वो चर्चा करती हैं तो सुख और दुख की बातें कुआं जानता है जी जी। बहुत अच्छी बात कही। वो कोई नहीं जानता जी। आज की नौजवान पीढ़ी को नहीं पता कुआं क्या है। जी जी। कुआं भारतीय संस्कृति है, कुआं भारतीय संस्कृति का स्रोत है, कुआं भारतीय संस्कृति का गवाह है, कुआं हमारी माँ बहनों का एक तरीके से संदेश वाहक है। जी जी जी। और जो पानी कुएं का होता है, आज एल्कलाइन वाटर की बात करते हैं जी। आज का एल्कलाइन वाटर कोई शुद्ध वाटर नहीं कह सकते आप जी। जो बिसलरी का पानी आता है वो 4-3 महीने तक बिसलरी अगर रखा रहता है ब्रांड तो पानी खराब हो जाता है, कैंसर की संभावना है उस पानी को पीने से। लेकिन कुएं का पानी हजारों सालों से हमारे पास आ रहा है, कभी उसमें कोई संभावनाएं नहीं हुई हैं कि खराब है। प्योर पानी मिनरल कहा गया कुएं के पानी को, एल्कलाइन वाटर कहा गया है। तो एक आज जो बाजार आ गया है पानी का जी, पानी का बाजार बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बाजार बढ़ रहा है। गांव में भले ही दूध न मिले, घी न मिले, भोजन न मिले, लेकिन आपको गांव की दुकानों तक पानी की दुकान में भी 10-50-100 बिसलरी की बोतल आपको मिल जाएगी। ऐसा क्यों? और सर घरों में भी तरह तरह के यंत्र आ गए हैं पानी को शुद्ध करने से, तो उसके लिए वो जो यंत्र आ गए हैं जी, उन यंत्रों को वही यंत्रों ने खतरनाक किया है। हमारे देश में पानी का एक बड़ा भारी, दुनिया के लोग की निगाह भारत में है, क्योंकि सबसे मीठा पानी भारत के पास है जी।
भारत के पास है, भले ही भारत की जनसंख्या दुनिया में 17% है। जी जी। पानी भले ही हमारे पास पीने वाला शुद्ध पानी 2.5% है। एक आदमी को जीने के लिए लगभग 75,000 से 85,000 लीटर पानी लगता है जी जी, जीवन पीने के लिए। लेकिन सबसे मीठा पानी अगर माना जाए तो भारत के पास है। लोग पानी का धार्मिक महत्व जो अभी कह रहे थे, लोग चर्च में जाते हैं तो पानी से ही स्वागत होता है। जी जी। और मुस्लिम समुदाय के लोग मक्का जाते हैं, वहाँ क्या है, जमजम का पवित्र पानी है। हाँ हाँ। यहाँ चर्च में होली वाटर है। आप गुरुद्वारे में जाइए तो पानी से स्वागत होता है जी। और हमारे यहाँ तो मंदिर में जाइए तो चम्मच से पहले प्रसाद के रूप में पानी प्रसादम पानी को प्रसाद ही कहा गया जी। तो मेरा अपना मानना यह है कि पानी के बारे में, वरुण देवता के बारे में, मेघ देवता के बारे में, और सबसे बड़े जो पानी को पानीदार बनाने वाले लोग थे महाराज कृष्ण। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या किया, गोवर्धन उठाया जी पानी के लिए। जी जी। आप जहां जहां जाएंगे जल संरचनाएं की, उनने सारी जो लीलाएं की, उनमें पानी उनके साथ थे। विष्णु की लीला में पानी साथ है जी, बाराही की लीला में पानी साथ है जी जी, भगवान के अवतारों में भी पानी साथ है। और आज जो लहराती हुई फसलें हैं, जो कुछ भी आपको हरा भरा दिख रहा है, ये पानी के कारण है। पानी की एक बूंद एक नए भाग का निर्माण करती है। पानी में रस है, स्वाद है। पानी एक ऐसा है जो गंधहीन है, स्वादहीन है, जिसमें मिलाएंगे आप वैसा हो जाएगा। हाँ। महाकवि घाट कहता है, हाँ। जो खेती और किसानी का सबसे बड़ा परंपरागत वैज्ञानिक है, हाँ। वो कहता है कि 100 की जगह 50 जोतो, बीच में डारो आड़ी, और जब ब्रह्मा ना दे फसल तो घाट को देना गाड़ी। वो कहता है 100 बीघे की खेती मत करो, 50 की करो, लेकिन पानी रोको। हम भोजन करते हैं थाली में, तो थाली में जो बाट होती है वो क्या है, वो मेड़ है जी। तो मेरा अपना मानना है कि धर्म के शास्त्र पर, विज्ञान के शास्त्र पर, ज्ञान के शास्त्र पर हमें पानी को पुरखों की विधि से रोकना होगा। बांध टूटेगा तो प्रलय लाएगा, मेड़ टूटेगी तो प्रलय नहीं लाएगी जी जी। वर्षा के दिन जो थे हमारे 120 थे, वो घट करके 45 से 50 दिन रह गए हैं जी। तो इसलिए हमें मिलकर के सबको पानी रोकने के लिए जी जल क्रांति को जन क्रांति बनाना पड़ेगा, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। जल क्रांति को जन क्रांति बनाना होगा, तभी कुछ सुखद परिणाम हम देखने को हमें मिल सकते हैं। सर, जल क्रांति अभियान जी, इसके बारे में बहुत बातें कही गई है और आप भी निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा हिस्सा हैं जी। इसके बारे में सर आप थोड़ा सा बताएं। जल क्रांति अभियान 2014-15 में तत्कालीन जल शक्ति मंत्री उमा भारती जी के समय पर ये शुरू हुआ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर। जल क्रांति अभियान में जलग्राम, जो मॉडल जलग्राम जखनी था, उस मॉडल पर 1050 जलग्राम बनाए गए जी। एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में 2 जलग्राम बनाने थे। और उनका मतलब ये था कि जिस गांव में तालाब सूखे हों, नाले सूखे हों, कुएं सूखे हैं, वर्षा के जल को रोक करके उस गांव को जलग्राम बनाया जाए। और ऐसा प्रयोग मैंने जखनी गांव में किया था। जखनी गांव एक ऐसा गांव है उसकी चर्चा करते हुए मैं आपके रेडियो दस्तक को बताना चाहता हूं कि जहां पर 98% नौजवान गांव छोड़ के चले गए थे जी। और वहां कोई पानी का जो लेवल था वो 150 फीट तक चला गया था। लेकिन वहां के नौजवानों ने, मेरे भले सौभाग्य कि आज मेड़बंदी यज्ञ जखनी के नाम से जाना जाता था, जैसे विनोबा जी का भूदान आंदोलन जी जी। तो मैं ग्राम स्वराज्य का जो सच्चा सपना है जी, जो विनोबा जी ने सपना देखा था, सर्वोदय का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए जखनी के नौजवानों ने आपस में बैठ करके तय किया और 100 बीघे से मेड़बंदी शुरू की। हमने मेड़बंदी पर आप कुछ ना करिए, आप छोटे छोटे पेड़ लगाइए, जिसमें सहजन लगाइए, नींबू लगाइए, करौंदा लगाइए, आप आंवला लगाइए, तुलसी लगाइए, और नहीं लगा सकते आप अरहर बोइए। अरहर की दाल सबसे अच्छी दाल मानी गई है। तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है जी। एक तो ये मेरा अपना मानना है। और जल क्रांति अभियान जो है वो बहुत अच्छा अभियान था और ऐसे अभियान की जरूरत है। लेकिन पानी के सारे काम बगैर समुदाय के सहयोग के संभव नहीं है। तो सर, ये पूरे देश की चूंकि एक बड़ी समस्या है, जल संरक्षण को करना आवश्यकता है, तो पूरे देश को एकजुट करने में आपके विचारों का क्या योगदान हो सकता है, या क्या योजनाएं आपकी कि आप संपूर्ण देश में? मेरा एक प्रयोग था जी। जखनी आज जलग्राम के नाम पे एक मॉडल है पूरे भारत में जी। और जल योद्धा का जो सम्मान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने मुझे दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जल के लिए हमको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जी जी।
एक क्रांति, जल की क्रांति करनी होगी। जैसे एक आजादी की क्रांति हुई है भारत में, हमको एक क्रांति, हमें भारत की आजादी के लिए जल के लिए क्रांति करनी होगी। और जल क्रांति कैसी होगी? समूह के साथ होगी। जैसे हम लोग झंडा लेके निकले थे आजादी के लिए, हमें पानी बचाने के लिए झंडा लेके निकलना होगा। और खास बात मैं आपको अंतिम अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा कि हम राष्ट्रगान करते हैं, तो किसका गान करते हैं? पानी का गान करते हैं, जल अधि तिरंगा। हम पानी का राष्ट्रगान करते हैं। इससे बड़ा हमारे पुरखों ने कुछ नहीं हमको दिया। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी का नाम तो लें, लेकिन जब राष्ट्रगान करते हैं, जल अधि तिरंगा, हमें पानी का बीमा करना होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाना होगा। दुनिया के देश पानी समुद्र में रखने लगे, मीठा पानी। इजराइल के लोग हमारे यहाँ करके कह रहे थे, नौजवान पीढ़ी है, उसको हमको पानी बचाने के लिए इस पाठ्यक्रम शामिल करना पड़ेगा। प्राइमरी से पानी बचाना होगा। जी। पानी के पाठ्यक्रम की जरूरत है। पानी को शिक्षा के विषय में लाना पड़ेगा। पानी पर एक हमको जो शास्त्र लिखने पड़ेंगे। अब पानी हमारे जीवन में, अगर पानी, कई बेंगलोर में पानी नहीं है, चेन्नई में पानी नहीं है, दिल्ली का 2 मीटर रोज, हर 2 मीटर हर वर्ष नीचे वाटर लेवल जा रहा है। आप कुएं से पानी बाल्टी से ऐसे ही ले लेते थे। आज आप देख लीजिए कि पानी का संकट है। हमने गांव में काम किया, जखनी गांव को जलग्राम बनाया। वहां पर 20,000 कुंटल हमने बासमती धान पैदा किया। और बुंदेलखंड में, चित्रकूट में, जहां मालगाड़ी से पानी जाता था चित्रकूट, वहां से मालगाड़ी धान आ रहा है। 25 लाख कुंटल धान पैदा किया केवल बांदा जिले ने। सूखे बुंदेलखंड में दूध उत्पादन कर रहे हैं। नौजवान लड़के, पढ़े लिखे लड़के सरकारी नौकरी छोड़ करके अपने गांव में खेती कर रहे हैं। 10-10, 15-15 लाख रुपए का धान बेच रहे हैं। किसान लड़के। लेकिन लड़कों ने, किसान लड़कों ने, नौजवानों ने, हमारे पुरखों ने, किसानों ने मेरी मदद की, मेरे साथ खड़े हुए, इसलिए आज जखनी मॉडल पूरे देश में चर्चित है। मतलब जल क्रांति यदि हम अपेक्षित कर रहे हैं तो इसके लिए जन सहयोग बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि जल का बीमा हमें करना होगा, ताकि जल को हम आने वाली पीढ़ी के लिए बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को, और कि आपने मुझे, रेडियो दस्तक ने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। पर्यावरण संरक्षण आज की महती आवश्यकता है, और उसमें जल संरक्षण का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो अंत में आप हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जल संरक्षण के प्रति वे भी जागरूक हो, उनमें भी एक चेतना आए? रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को बार बार ये आग्रह करूंगा कि जो इस समय पर्यावरण प्रदूषण है, और पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमको पेड़ लगाने होंगे। और मेरा दोनों मंत्र है, पेड़ पानी का जो बेटा है वो पेड़ है। और हमारे पेड़ों में ताकत होती थी, 5 किलोमीटर ऊपर तक का पानी खींचते थे। महुआ, बलगद, पीपल, पाकर, आम। और हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। माता लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। जो घड़ी का समय आया, किससे आया? पानी से आया। जो नाप तौल आई, वो किससे आई? पानी से आई। बिजली काहे से बनती है? पानी से बनती है। जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो काहे से होता है? पानी से होता है। जो शुभ अवसर होता है, कलश यात्रा निकलती है, वो पानी से होती है। तो हमारे जीवन का जो संबंध है पेड़ और पानी से है। मैं रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं से बात कहूंगा कि वो किसान जो खासकर मेरी जो बात सुन रहे हैं, रेडियो दस्तक का एक बड़ा वर्ग सुनने वाला है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने खेतों में किसान भाई मेड़ बनावें, मेड़ पर पेड़ लगावें। और ये जो विधि है, इसमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के अनुदान की जरूरत नहीं है, किसी बड़े जो नवीन तकनीक है उसकी जरूरत नहीं है। केवल फावड़ा लगना है और केवल आपकी डलियां लगनी है। और ये सुबह करिए, ये एक तरह का योग है। मैं रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को, और जो दर्शक हैं, समर्थक हैं, और मान्यता है कि रेडियो दस्तक अच्छी सूचनाएं किसानों के लिए देता है, आम विद्यार्थियों को लिए देता है, रिसर्च करने वालों को देता है। तो इसके माध्यम से मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनके हाथों भारत का भविष्य है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पानी बचाने में सहयोग करें। और दैनिक जीवन में जो माताएं बहनें पानी का उपयोग करती हैं, बर्तन धोने में, खाना बनाने में, नहाने में, रोज के दिनचर्या में, वो 2-2 लीटर पानी अगर अपने कामों में बचाएंगी तो हम देश हमारा पानीदार होगा। और मुझे लगता है कि भारत को पानीदार बनाने के लिए गांव के किसानों की भूमिका है, नौजवानों की भूमिका है, सभी की भूमिका है। और तृतीय विश्व युद्ध
पानी के लिए भारत में ना हो, इसके लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने रेडियो दस्तक के आज स्टूडियो में बताई हैं और इससे निश्चित रूप से श्रोता लाभान्वित हुए हैं और आप निश्चित रूप से ये भी देखेंगे कि जल के प्रति भी एक नई चेतना उनमें जागृत हुई होगी। माननीय उमाशंकर पांडे जी को आज एक जो जल योद्धा के रूप में जिनको जाना जाता है, आज आपने सुना। रेडियो दस्तक 90.8 FM को आप लगातार सुनते रहिए। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।